एक्सरसाइज 6.1 पे क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने किए हुए थे और क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे आज हम। आई होप कि 10 नंबर तक आपको समझ में आए होंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ठीक है, चलें आगे। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। एक कर्व आपको दिया गया है, चलिए मैं भी नोट कर लेता हूं सबसे पहले। और उस कर्व की इक्वेशन है 6y = x³ + 2। तो एक पार्टिकल जो है वो इस वक्र पर ही चल रहा है, जैसे जैसे वक्र घूमता है उसी पर पार्टिकल चलता है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक का बदलना, क्या आप इस सिंबल को पहचान सकते हैं? d/dx भाई x निर्देशांक की तुलना में बोल दें, या आप बोल सकते हो x निर्देशांक के सापेक्ष y निर्देशांक का बदलना। तो x निर्देशांक के सापेक्ष y निर्देशांक का बदलना 8 गुना तीव्रता से ये काम हो रहा है। तो हम इसको किसके बराबर लिख देंगे? 8 के बराबर कर देंगे। ये चीज समझ आई आपको? हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते थे, dy = 8dx, तो भी वही मतलब था कि x निर्देशांक की तुलना में जो y निर्देशांक है वो 8 गुना तेजी से चेंज हो रहा है। तो 8 का गुना इसमें करके y निर्देशांक के बदलाव के बराबर कर सकते थे, लेकिन ये इसका एक सही से सिंबल है तो वो हमने बना दिया है। अब आपको पॉइंट पता लगाने हैं, बस ये काम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम कर लीजिए, इससे d/y निकाल के इसके बराबर कर दो। d/y 8 के बराबर है ना, तो आप इस कर्व से निकाल लो पहले। इक्वेशन नंबर 1, 2, ये दोनों ही चीजें आपको दी गई हैं। अब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे 6 × d/dx = x³ का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x²। 2 कांस्टेंट है, 0। फिर ये 6 उधर चला जाएगा, तो d/dx = 3x² / 6। इससे आप कैंसिल कर देंगे, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इधर तब तक d/dx की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। x² / 2, देन x² = 2, इधर गुणा में आ जाएगा, तो 8 दूना 16। अब अगर x² बराबर 16 आ गया तो x = ±4। 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे ना हम, 16 का वर्गमूल क्या आएगा? +4 भी होता है, -4 भी 16 का वर्गमूल आएगा, तो +-4। x की वैल्यू हमको मिल गई है। अब अगर x की वैल्यू मिली है, हमें तो पॉइंट के लिए क्या चाहिए? पॉइंट के लिए हमको x का मान भी चाहिए और y का मान भी चाहिए। अभी हम सिर्फ x की वैल्यू निकाल पाए। अगर आपको y का मान चाहिए तो आप एक काम करेंगे, x की ये वैल्यूज ना इस कर्व पे रख दो। आप x का जब मान वक्र पे रखोगे तो y के मान आना शुरू हो जाएंगे। अब x के तो 2 मान हैं, इसलिए y के भी 2 ही वैल्यूज आएंगी फिर तो सबसे पहले हम +4 लिखते हैं। इफ x = +4 देन y का मान निकालने के लिए यहां से यूज करेंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से 6y = x³ + 2 और x की जगह +4 लिखेंगे। 4 का क्यूब + 2, 4 का क्यूब करोगे 64, 4 चौके 16 चौके 64, 64 और 2
66, तो y बराबर कितना आ जाएगा 11। तो वक्र पर पहला अभीष्ट बिंदु, जो आपका कर्व है उस पर पहला जो पॉइंट्स आपको चाहिए थे उन पॉइंट्स में पहला निकाल लिया हमने, आ गया 4,11, ये पॉइंट आ गया। दूसरा चाहिए मुझे, तो अब x की जगह पर हम -4 लिखेंगे। इफ x इज इक्वल टू -4 देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर x की जगह -4 होगा तो समीकरण 1 से क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x की जगह हम -4 ले रहे हैं तो -4 क्यूब प्लस 2, -4 क्यूब -64 और -64 प्लस 2 -62, -64 प्लस 2 करोगे -62 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा -62/6, आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं तो -31/3। तो जो दूसरा अभीष्ट बिंदु आपको मिला वो देखिए क्या मिला, वक्र पर दूसरा अभीष्ट बिंदु, वक्र पर दूसरा अभीष्ट बिंदु, दूसरा अभीष्ट बिंदु x, y लिखेंगे ना, x, y -4, -31/3, -4, -31/3, ये आ गया वक्र पर दूसरा अभीष्ट बिंदु। अब देखिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आंसर बना लिया, लेकिन क्या आपको बातें समझ में आ गई कि इनका सब मीनिंग क्या निकला? इन सब का मीनिंग ये है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन सब का मीनिंग ये है कि पहली बात तो जो ये दो बिंदु आपने निकाले हैं, एक ये वाला पॉइंट दैट इज 4,11 और एक ये दूसरा वाला पॉइंट -4, -31/3, ये दो के दोनों ही पॉइंट आपके वक्र पर हैं। वक्र कैसा भी बना होगा लेकिन दोनों बिंदु वक्र पर ही उपस्थित हैं। दूसरी चीज ये दोनों ऐसे बिंदु हैं जिन पर y निर्देशांक जो होगा वो x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तेजी से बदल रहा है। अब आप सोचोगे हम इसका 8 गुना करते हैं तो 32 आना चाहिए, ये तो 11 आ रहा है। तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि y निर्देशांक का मान x निर्देशांक का 4 गुना है, 8 गुना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जहां पर y निर्देशांक का परिवर्तन x निर्देशांक के परिवर्तन की तुलना में 8 गुना तेजी से होता है, चेंज तेजी से होता है ना। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि y का मान x का 8 गुना है। y में जो परिवर्तन होता है वो x के परिवर्तन से 8 गुना ज्यादा रहता है, बस। तो परिवर्तन तेजी से हो रहा है। y का मान x के मान का 8 गुना होगा ऐसा नहीं है। y की वैल्यू x की वैल्यू के 8 टाइम्स होगी ऐसा नहीं है। चेंज जो होगा वो 8 गुना तेजी से होगा, बदलाव उसमें जो आएगा। तो ये वक्र पर भी है और इन दोनों बिंदुओं पर y निर्देशांक की बदलाव जो होगा वो x निर्देशांक की तुलना में 8 टाइम्स फास्टर रहेगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद 12 पर आते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। हवा का एक बुलबुला है, आप सभी जानते हैं बुलबुला तो गोलाकार होता है। इसकी रेडियस हमने कितनी मान ली, r। तो यहां लिख लेते हैं माना हवा के बुलबुले की त्रिज्या r है और उन्होंने बोला त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। एक सेकेंड में 1/2 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ जाती है। इसको किससे लिखा जाए, dt ऑफ r 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या की वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने 1 सेंटीमीटर, तो आयतन के बढ़ने की दर आपको पता लगानी है। तो यहां लिख देते हैं माना हवा के बुलबुले का आयतन कैपिटल V। अगर हवा के बुलबुले का आयतन कैपिटल V है तो आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है आयतन के बढ़ने की दर पूछी जा रही है। डी डी टी ऑफ V की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप सीधे हवा के बुलबुले के आयतन का सूत्र लगा दीजिए। हवा के बुलबुले का आयतन, तो हवा का बुलबुला किस आकार का है भाई? गोलाकार, स्फेरिकल है, और आयतन उसका होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये बुलबुले का आयतन होगा। अब आपको टी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो डी टी टी ऑफ वी इज इक्वल टू, बेटा देखें 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, आर का, देखो आयतन जो है वो आर का फलन है, रेडियस का, और हमको अवकलन किसके सापेक्ष करना है, तो क्या करना पड़ेगा? चैन रूल लगाना पड़ेगा। चैन रूल के मुताबिक क्या करना होता है? पहले आर के सापेक्ष कर दो और फिर साथ में डी डी टी ऑफ आर लिख दो। तो आर क्यूब का अवकलन आर के सापेक्ष क्या होगा? 3r स्क्वायर, और फिर डी डी टी ऑफ आर लिख दीजिए। 3 से बेटा ये 3 कैंसिल कर दिया, देखिए हमने। तो डी डी टी ऑफ v इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी डी टी ऑफ आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी डी टी ऑफ आर। सारी वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए अब आप। तो ये डी डी टी ऑफ v इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो जब r की जगह 1 लिखोगे फिर इसका स्क्वायर कर दोगे, तो 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 ही आएगा। डी डी टी ऑफ r की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 1/2। 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे। इस तरह से डी डी टी ऑफ v की वैल्यू कितनी आ गई? 1 का स्क्वायर 1 बना रहेगा, तो ये पूरा सॉल्व हो क्या आएगा? 2 पाई। आंसर, इसका आंसर जो होगा उसका यूनिट बता दीजिए, आयतन के लिए और टाइम के लिए सेकंड। क्या मीनिंग निकलता है इसका? फिर से सोचिए। देखो, जब भी आप कोई क्वेश्चन लगाओ ना, उसके बाद उसमें ये सोचने का प्रयास करो कि इसमें जो हमने किया उससे हमें क्या हासिल हुआ और आपने किया क्या। आपने ये जो निकाला है, जो रेडियस थी ना पर सेकंड 1/2 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ रही थी। ये ऐसा बुलबुला था कि 1 सेकंड में 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या उसकी बढ़ जाती थी। इसकी वजह से उसका आयतन भी बढ़ रहा था। तो आयतन में जो बढ़ोतरी हो रही थी वो किस हिसाब से हो रही थी? तो आयतन में जो वृद्धि हो रही थी वो 1 सेकंड में 2 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर बढ़ रहा है। 1 सेकंड में 2 पाई, पाई के लिए 3.14 होती है, और 3.14 में अगर 2 का गुणा करवा दो तो 6.28 आ जाएगा। मतलब साफ है कि 1 सेकंड में त्रिज्या कितनी बढ़ रही है? 0.5 सेंटीमीटर बस। लेकिन पर सेकंड आयतन कितना बढ़ रहा है? उधर 6.28 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन बढ़ जाता है। तो रेडियस में जरा सा बदलाव होता है, आयतन में ये भारी परिवर्तन आता है। करीब करीब आप देख रहे हैं कितने गुना? 12 गुना के आसपास, 0.5 और ये 6, लगभग 12 गुना ज़्यादा चेंजेस आते हैं वॉल्यूम में हर सेकंड। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 12 हमने लगा लिया है, आप इसे नोट कर लें। इसके बाद 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा है जो हमेशा ही कैसा रहता है? गोलाकार, का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x + 1। मतलब उसका जो व्यास है वो परिवर्तनशील है, व्यास बदल रहा है उसका। और अगर व्यास परिवर्तनशील है, इसका मतलब व्यास एक चर की तरह काम कर रहा है, समझ रहे हैं आप?
और जो व्यास परिवर्तनशील है उसकी वैल्यू भी दे रखी है उन्होंने 3/2 अंडर ब्रैकेट 2x + 1। तो व्यास को लिखना है, माना व्यास डी है, डायमीटर मान लेते हैं व्यास, और व्यास की वैल्यू दी कितनी गई है बेटा 3/2 2x + 1, ये व्यास की वैल्यू है। और व्यास ऐसा है जो लगातार बदल रहा है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना गुब्बारे का आयतन, माना गुब्बारे का आयतन v है। अगर गुब्बारे का आयतन v है तो क्या क्वेश्चन पढ़ के आप बता सकते हैं आपसे पूछा क्या गया है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। तो आपसे पूछा गया है d dx ऑफ v की वैल्यू पूछी गई है। बस इतना सा काम है। गुब्बारा हमेशा कैसा रहता है, गोलाकार, तो हम गुब्बारे के आयतन का सूत्र लगाएंगे। गुब्बारे का आयतन v = 4/3 πr³। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि रेडियस का तो जिक्र है नहीं, सीधे सीधे किसका जिक्र है, व्यास का। तो आप त्रिज्या की जगह पर उसको व्यास के पदों में बदल लो। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है ना, त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, व्यास बटे 2, और क्यूब भी करोगे फिर आप उसका 4/3 पाई, इसका क्यूब करेंगे d³/8। अब ये इससे 2 बार में हमने कैंसिल कर दिया, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी π/3 2 6, और साथ में d³। आप चाहें तो अब d की वैल्यू नोट कर सकते हैं। यहां से d की वैल्यू है 3/2 2x + 1, और इसका हमको करना पड़ेगा क्यूब। v = π/6, क्यूब करोगे 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, और ये 2x + 1 होल क्यूब। ठीक है, कैंसल कर सकते हो, 3 दूना 6, 3 9 27। तो v की वैल्यू आ गई 9π/8 × 2x + 1 होल क्यूब। हमें तो x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर चाहिए, तो हम इस आयतन का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अच्छा, 2 का गुणा 8 से हो जाएगा, 16 आ जाएगा भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसको लिखेंगे d dx ऑफ v 9π/16 कंप्लीटली कांस्टेंट टर्म। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले इसे आप x मान के अवकलन करिए। अगर इसको x माना जाएगा तो x³ बन गया। x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 × x², मतलब 2x + 1 का होल स्क्वायर, और फिर 2x + 1 का करोगे तो 2 × 1, और इस 1 का तो 0 हो जाएगा, 2 आ जाएगा केवल। 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 8 टाइम्स में, तो यह आ जाएगा d dx ऑफ v = 9 3 27/8 पाई, 27/8 पाई, और उसके साथ 2x + 1 का होल स्क्वायर। बस यही आंसर आ जाना चाहिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सरसाइज 6.1, 27/8 पाई 2x + 1 होल स्क्वायर। ये हमने लगा लिया क्वेश्चन नंबर 13। आप इसे नोट करें, समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, इसे आ गया है ना? ओके, नोट कर लीजिए। 14 नंबर पर करते हैं हम लोग। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 पर है, एक पाइप से रेत
12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गिर रही है। एक पाइप है, और उस पाइप से रेत गिर रही है नीचे की तरफ। और जिस आयतन में गिर रही है हर सेकंड 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड रेत उससे गिरती है, एक एक सेकंड में। वैसे ये रेत के गिरने का आयतन दिया जा रहा है 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। जब रेत उससे ऊपर से गिरती है और गिर करके वो शंक्वाकार आकार में आ जाती है। ये तो आपने भी देखा होगा, कोई चीज अगर ऊपर से गिराई जाए तो वो शंक्वाकार ढेर उसका बनते चला जाता है। तो यहां पर आ करके उसका जो ढेर बनता है वो शंकु के आकार का बन जाता है। ये रेत का ढेर यहां पर बन जाता है। इसकी हाइट कुछ होगी अपना, इसकी कुछ रेडियस है, और यहां पर बता सकते हैं हाइट और रेडियस में दोनों में कौन ऐसा है जो चर है और कौन ऐसा है जो अचर है, कौन बदलेगा और कौन नहीं बदलेगा। आर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? रेत के गिरने से बदलेगा। रेत के गिरने से एच बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में एच और आर दोनों ही वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। समझ आया कुछ? तो कुछ कर लेते हैं यहां पर थोड़ा। माना रेत का आयतन कितना है v, तो एक सेकंड में कितनी रेत गिर जाती है? डी डी टी ऑफ v इज इक्वल टू 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। इतनी रेत पर सेकंड ऊपर से नीचे गिर जाती है। ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो यहां पर लिख लेते हैं माना शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई h तथा त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, अब तो हमको दिया क्या गया है, इसके बारे में बताया गया कि कितना भी रेत गिरे, लेकिन हर वक्त आप कभी भी नापो जाके उसकी जो हाइट आपको मिलेगी वो रेडियस का छठवें भाग के बराबर मिलेगी। मतलब h इज इक्वल टू 1/6 ऑफ r, ऊंचाई त्रिज्या के छठवें भाग के बराबर मिलेगी। अगर ये कहा जाता कि ऊंचाई त्रिज्या के 6 गुने के बराबर मिलेगी तो 6 से गुना करते, पर छठवें भाग के बराबर मिलेगी, इसलिए r/6 लिखना पड़ रहा है मुझे यहां। रेत से बने के शंकु, रेत से बने के नहीं होना चाहिए यहां। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? रेत से जो ये शंकु बन रहा है इसकी हाइट किस दर से बढ़ रही है? एक सेकंड में हाइट में कितनी वृद्धि हो जाती है ये आपको पता लगानी है। क्या पता लगाना है हमको? हाइट के बढ़ने की दर डी डी टी ऑफ एच, ये हमको मालूम करना है भाई। आगे लिखा है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दी कितनी है उन्होंने? 4 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है। तो इतनी सारी चीजें हमें यहां दी गई हैं और इतनी सारी बातों के साथ ये एक ऐसी चीज है जो हमको मालूम करनी है कि पर सेकंड शंक्वाकार ढेर की हाइट कितनी बढ़ रही है, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, आप एक चीज समझिए, जब यहां से ऐसा रेत गिरती है, ये वो पाइप है, ये वो शंक्वाकार ढेर है, ये उसकी हाइट है, ये रेडियस है, ये सारा कुछ यहां पर है। जब ऐसा रेत गिरेगी
तो उस रेत के गिरने से बन क्या रहा है? शंकु। तो शंकु का आयतन ही तो बढ़ रहा है रेत के गिरने से लगातार। तो ये जो आयतन यहां दिया गया है, ये इस शंक्वाकार ढेर के आयतन में परिवर्तन दिया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो आयतन हम किसका यूज करेंगे? शंकु का। और यहीं से कुछ यूज करते हैं फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। शंक्वाकार ढेर का आयतन, अच्छा ये बताएं, ये जो हमने लिखा हुआ है इतनी सारी चीजें आपको समझ आ गई है ना? इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है। अच्छा तो फिर जल्दी से बता दो मुझे, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने कभी गौर किया है कि जो बेलन होता है, बेलन का आयतन कितना होता है? अगर h हाइट है, r रेडियस है, तो बेलन का आयतन कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। और h हाइट है, r रेडियस है, तो शंकु का आयतन कितना आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब साफ है कि सेम हाइट और सेम रेडियस का जो शंकु होता है, वो उसका आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। इसके बाद हमें तो dh/dt चाहिए और dv/dt दिया गया है, तो हम t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। t के सापेक्ष अवकलन करोगे d dt ऑफ v बराबर, बेटा देखिए 1/3 पाई कैसा है? कांस्टेंट। तो 1/3 पाई कांस्टेंट है। इसमें r और h दोनों ही वेरिएबल हैं। अगर दोनों ही वेरिएबल हैं तो फिर यहां पर मुझे दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का सूत्र लगाना पड़ेगा। फिर तो समझ आ रहा है आपको? अगर एक कोई कांस्टेंट होता तो उसको बाहर ले लेते, एक ही का करना पड़ता केवल, पर अभी दोनों का करना पड़ेगा आपको। पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक d dt ऑफ h प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक r स्क्वायर का अवकल गुणांक क्या होगा? 2r dt ऑफ r। पहले r स्क्वायर का r के सापेक्ष करेंगे तो 2r, और फिर उसके साथ d dt ऑफ r। अब यहां पर जो भी चीजें आ रही है ना, उनकी वैल्यूज हमें लिखनी है। प्रॉब्लम इस बात की है कि हमें h का मान तो 4 सेंटीमीटर दे दिया है, r की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, और ना ही तो हमें d dt ऑफ h मालूम है। देखो ये हमको मालूम करना है, d dt ऑफ r हमको नहीं पता है। तो एक काम कर लीजिए फिर आप कि h इज इक्वल टू 1/6r है। अगर हम आपसे पूछें कि r की वैल्यू बताओ मुझे, तो ये 6 गुना में आ जाएगा 6h। और अगर हम आपसे बोलें कि इसका t के सापेक्ष अवकलन करो, तो इसका t के सापेक्ष अवकलन करने से क्या मिलेगा? d dt ऑफ r इज इक्वल टू 6 d dt ऑफ h। ठीक है, ये यहां पर हम लिख देंगे फिर। तो d dt ऑफ v इज इक्वल टू ये π/3, r की जगह पर 6h लिखना है, तो r स्क्वायर कितना बन जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 और h का स्क्वायर h स्क्वायर 36h स्क्वायर। dh अपॉन dt मालूम करना है हमको। ये 2 लिख दिया, h लिख देते हैं, r की जगह पर क्या लिखेंगे? 6h। और dr/dt की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 6 d dt ऑफ h। बेटा देखें यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जहां r मिला वहां 6h, जहां d dt ऑफ r मिला वहां 6 d dt ऑफ h, सब जगह लिख दिया मैंने। अभी आप इसको कैलकुलेट कर लो बस। d dt ऑफ v इज इक्वल टू π/3, π/3। इसकी वैल्यू अप्लाई कर लो, 36 की जगह पे 36, h स्क्वायर है, h की जगह 4 लिखेंगे, स्क्वायर करने से 16 आ जाएगा, और साथ में है d dt ऑफ h प्लस लगा दिया हमने। इसका आप गुणा कर लो, 6 × 36 × 72,
72h इंटू एच स्क्वायर बना, तो ये हमने लिख दिया 72 और h स्क्वायर करोगे 16। फिर डी डी टी ऑफ h मालूम ही करना है ऐसे। इसकी भी वैल्यू कुछ दी गई है, नोट कर लेते हैं। 12 इज इक्वल टू पाई बाई 3। आप चाहें तो 36 इंटू 16 कॉमन भी हो सकता है बेटा। 36 इंटू 16 से डिवाइड करेंगे, पूरा चला जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ डी डी टी ऑफ एच। अब 36 इंटू 16 से इसको भाग दो, 16 से 16 पूरा कट गया, 36 से 72 कटेगा 2 बार में, तो यह आ जाएगा 2 डी डी टी ऑफ एच। इससे आप काट दें 3 से, 36 को काटेंगे 12 3 36, 12 बार में कटेगा, 12 से ये 12 भी कैंसिल हो जाएगा। अभी यहां 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 16 इंटू पाई, और इसको बउआ आप जोड़ दो, 2 डी डी टी ऑफ एच है और ये 1 डी डी टी ऑफ एच है, इस तरीके से 3 डी डी टी ऑफ एच आ जाएगा। हमको तो डी डी टी ऑफ एच चाहिए, तो डी डी टी ऑफ एच आप निकालिए, 16 3 48 पाई इधर आ जाएगा, 1/48 पाई, और अगर पाई के टर्म्स में आंसर आ रहा है तो यही आ जाएगा। और यूनिट क्या होगा इसका, हाइट सब डिस्टेंसेस किसमें, सेंटीमीटर में, तो यह आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये निकला। आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन? आया? यहां पर जाके थोड़ा सा आपको बातों को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि हमको आर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, एच के बारे में थोड़ा सा जानकारी है भी हमें, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां भी आर आया है ना, उस सबको हम एच के पदों में बदल देंगे, और जहां डी डी टी ऑफ आर आया है वहां से डी डी टी ऑफ आर की वैल्यू नोट कर देंगे। पूरा एच और डी डी टी ऑफ एच के पदों में रह जाएगा, एच का मान हमको मालूम है और डी डी टी ऑफ एच हमको निकाल लेना है, बस इतना सा किया गया है। अब इसका मीनिंग समझिए, जब यहां से सैंड गिरती है ऐसे, तो 1 सेकंड में कितनी बालू गिर जाती है, 12 क्यूबिक सेंटीमीटर, 12 घन सेंटीमीटर बालू 1 सेकंड में धड़ से गिर जाती है यहां पे। और इसकी हाइट कितनी बढ़ रही है, तो हर सेकंड हाइट केवल 1/48 पाई सेंटीमीटर के बराबर बढ़ती है। 1 में 48 पाई का भाग दोगे, बड़ी जरा जरा सी हाइट बढ़ रही है हर सेकंड। तो हर सेकंड गिरती है 12 पाई घन सेंटीमीटर के बराबर बालू, लेकिन 1 सेकंड में हाइट बढ़ती है 1/48 पाई सेंटीमीटर, बस। ठीक है? और ऐसे धीरे धीरे, क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाती है, फैल जाती होगी, नीचे फैल जाती होगी, हाइट कम बढ़ रही है उसकी, होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। आप प्लीज जल्दी से नोट कर लें। 15 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 में है, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से, ऐसे 2 क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी लगाए हैं। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से, मतलब कहीं पर कोई वस्तु बनाई जाती है और वहां पर उसकी x वस्तुएं जब बनाई जाती हैं, तो उनकी कुल लागत आपको x के पदों में दी। ये उत्पादित की गई वस्तुओं की संख्या कितनी है, x। उस वक्त जो उसको बनाने में टोटल लागत आती है वो इस इक्वेशन से दी जाती है। मतलब क्या है इस इक्वेशन का, अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह 2 लिख देंगे तो क्या मीनिंग होगा, 1 लिखेंगे तो अच्छा क्या मतलब आएगा कि जब जो भी वस्तुएं वहां बन रही हैं, वो जब एक वस्तु बनती है तो जितनी लागत आएगी वो रुपए यहां पर मिल जाएंगे। अगर आप x की जगह 5 लिख देंगे तो 5 वस्तुओं को बनाने में जो लागत लगेगी वो आ जाएगा। अगर आप 100 लिख देंगे x की जगह पर, तो हल करने से जो कुछ आएगा वो 100 वस्तुओं की कुल लागत निकल के आ जाएगी। अच्छा, आगे है सीमांत लागत ज्ञात करिए। आपको सीमांत लागत ज्ञात करनी है। आपको याद होगा सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता था इसको, और मार्जिनल कॉस्ट को MC इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। मतलब उस कंपनी ने किया क्या है कि जो भी वस्तुएं वहां बनती हैं, क्या बनता है वो तो नहीं बताया उन्होंने, पर जो कुछ भी बनता है, हो सकता है बैट बन रहे हो, बॉल्स बन रही हो, कुछ तो बन रहा होगा, और भी कुछ बन सकता है, मैंने ऐसे ही बता दिया। जब वो 17 वस्तुएं बना देता है, उस वक्त उसकी सीमांत लागत क्या आएगी, आपको ये पता लगाना है। तो क्या आपको याद है जब आपने एग्जाम्पल लगाया, हमने सीमांत लागत और सीमांत आय दोनों के बारे में अलग अलग चीजें बताई थी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सीमांत लागत का मतलब क्या रहता है? उत्पादित की गई वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष कुल आय का अवकलन या अवकल गुणांक। तो सीमांत लागत किसको बोलते हैं? उत्पादित की गई वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष, उत्पादित की गई वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष कुल लागत का अवकल गुणांक। ठीक है, यह सीमांत लागत होती है। अब उत्पादित की गई वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष, उत्पादित की गई वस्तुओं की संख्या कितनी है? x, तो x के सापेक्ष d dx कुल लागत का अवकल गुणांक। कुल लागत को किससे लिख रहे हैं? c ऑफ x से, कुल लागत का अवकल गुणांक। ठीक है, तो अब आप एक काम करें, x के सापेक्ष c ऑफ x का अवकलज बताओ कितना आएगा। ये c ऑफ x है, इसका अवकलज निकालो 0.007, x क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर। उस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.021 एक्स स्क्वायर, 3 सत्ते 21 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बना रहेगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा? 2x। उस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.006 x प्लस 15x का अवकलन करने जाओगे तो 15 आ जाएगा, x का 1, 4000 का तो 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या आ गई? सीमांत लागत। अब हमको सीमांत लागत, देखो बेटा, ये सीमांत लागत कब है? जब आप x वस्तुएं उत्पादित करते हैं। हमने कितनी वस्तुएं बनाई हैं? 17। उस समय हम सीमांत लागत चाहते हैं। जब x बराबर 17 तब सीमांत लागत, तो सीमांत लागत ही चाहिए, पर जब x की जगह 17 होगा तो यहां x की जगह 17 नोट कर दो आप। 0.021 इंटू इस x की जगह 17 लिखोगे, उसका फर्क करोगे 289, 17 का स्क्वायर 289 होता है ना, 289 माइनस 0.006, x की जगह पे 17 प्लस 15, सॉल्व कर लीजिए। 21 का गुणा इसमें करिए, 21 नवैया 189, 189 की 9 हासिल लगाए 18, 21 अट्ठे 168, 168 और 18, 168 और 10 78 और 8 और 86, 186 का 86 लगे, फिर से 18, 21 दूना 42 और 18 60 और 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3 अंक पे दशमलव लगेगा 6.069 माइनस 17 छक्का 102 तो 0.102, 3 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव प्लस 15। अब इसमें ये पहले माइनस कर लो आप, 9 में से 2 माइनस होगा 7, 6 में से 0 माइनस होंगे 6, 10 में से 1 माइनस होगा 9 और यहाँ फिर बचेगा 5 प्लस 15। इस तरह से जब सॉल्व करोगे, इसको जोड़ोगे अब, तो यह जाएगा 20.967 रुपए।
ये आप चाहें तो 21 रुपए लिख सकते हैं, क्योंकि 20.967 है, लगभग 21 रुपए का खर्चा आएगा। रुपए 21। ये है आपका 6.1 एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 15। 20.967 सही है, 20.967। अब ये बताएं आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया? आप नोट करें, इसके बाद 16 नंबर करते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से, देखो 15 नंबर पे वस्तुएं बना रहे थे हम, अब इसमें हम बेच रहे हैं, ठीक है। उसमें x वस्तुएं बनाई गई थी, अब इसमें विक्रय किया जा रहा है उनका। अब जो बनेगा बिकेगा ही यार। तो किसी उत्पाद की x इकाइयों की विक्रय से, तो हमने यहां कितनी वस्तुएं विक्रय की है बताइए? विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या x है। जब हमने x वस्तुओं को बेचा है तो उससे जो टोटल इनकम हमें हुई है वो इनकम भी आपको दी गई है। रिवेन्यू उसका ये आया 13x स्क्वेयर प्लस 26x प्लस 15। ज्यादा चीजें हमने साफ नहीं की है, उन्हीं से काम चला रहे हैं। तो हमने बेची कितनी वस्तुएं बताइए? x वस्तुएं, उससे हमें x वस्तुओं के बेचने से इनकम कितने की हो रही है? 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। और अगर इसमें आप x की जगह 20 लिख दो तो क्या मिल जाएगा? 20 वस्तुओं को बेचने से आपको क्या इनकम आएगी वो पता लग जाएगा आपको। अब उन्होंने बोला सीमांत आय ज्ञात कीजिए। आपको क्या पता लगानी है? सीमांत आय, मार्जिनल रिवेन्यू आपको पता लगाना है, और वो भी कब? जब x बराबर 7। क्या मतलब है इसका बता सकते हैं आप? जब 7 वस्तुएं बेचेंगे तो हमको कितनी इनकम आएगी? ठीक है, तसल्ली रखो, बेचते रहो, पता लग जाएगा बाद में। सीमांत क्या चाहिए हमको? आय। सीमांत आय के लिए भी एक चीज बताई गई थी, क्या था बता सकते हैं आप? विक्रय की गई, विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष कुल आय, ये जो दी गई है कुल आय का अवकल गुणांक अगर निकालेंगे तो वो सीमांत आय होगी। कुल आय को r ऑफ x से लिख रहे और इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है हमको। देखो ये r ऑफ x है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको। और सीमांत आय को मार्जिनल रिवेन्यू कहा जाता है, इसलिए हम इसको MR से लिखते हैं। ठीक है, एक MR आपने डॉक्टर्स के केबिन में सुना होगा, देखा होगा, जिन्हें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। वो MR लोग अपने अपने जो भी मतलब उनका जिस कंपनी से वो अटैच होते हैं, वो अपनी दवा का ऐड देने जाते हैं कि देखिए ये दवा बड़ी अच्छी है, फिर इसको लगाइए, पेशेंट को इसको प्रेस्क्राइब करिए। तो इस MR का मतलब, लेकिन वो नहीं है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ये है मार्जिनल रिवेन्यू, सीमांत आय। RX का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए आप। 13 2 26x प्लस 26 और 15 इज अ प्योर कांस्टेंट टर्म, सो इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विल बिकम 0। अभी हमको MR चाहिए जब x बराबर 7 हो। जब x बराबर 7 तब मार्जिनल रिवेन्यू 26 इंटू 7 प्लस 26, 26 इंटू 8, 8 6 जार 48, कैरी 4, 8 2 जार 16 एंड 4 20। तो अगर आप ना 7 वस्तुएं बेच लेते हैं तो फिर आपको 208 रुपयों की इनकम होगी, 208 रुपए की आय हो जाएगी। आपको नहीं समझ में आई बात आपको? इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमने 16 तो कर लिया। ऐसा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, यही देखो।
एक वृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताइए। आपको r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बतानी है। तो माना वृत्त का क्षेत्रफल a है और हमको बताना क्या है, r के सापेक्ष a के परिवर्तन की दर, मतलब डी डी आर ऑफ ए, ये हमको पता लगाना है। बड़ा इजी है भैया, आप वृत्त का क्षेत्रफल लगाओ, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हमको r के सापेक्ष अवकलन करना है। देखो डी डी आर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब उसमें r की वैल्यू 6 लिखनी है। नाउ डी डी आर ऑफ ए एट r इज इक्वल टू 6। जब r की वैल्यू 6 है तो इसका मान कितना आएगा, 6 लिखोगे, 6 2 12 पाई, और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। रेडियस है ना नीचे, जब एक रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ेगी तो क्षेत्रफल 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर बढ़ जाया करेगा। कौन सा आंसर सही निकला, बी पार्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 18 नंबर पे एक क्वेश्चन है, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से कुल आय रुपयों में, बउआ हो बिल्कुल सेम इस तरीके का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18। क्या ख्याल है, कर लेंगे आप? एक बार बता दीजिए कि क्या क्या मालूम है। एक उत्पाद की x इकाइयों की विक्रय से, मतलब कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी जब x वस्तुएं बिकती हैं वो, तो विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या कितनी, x। कुल आय कितनी है, उसके लिए दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, यह टोटल रिवेन्यू आपको दिया गया है। उन्होंने बोला जब x बराबर 15, जब x बराबर 15 का मतलब जब हम 15 वस्तुएं बेचेंगे तो सीमांत आय ज्ञात करिए। उस वक्त आपको सीमांत आय पता लगानी है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। You have to do as question number 16। जैसा आपने 16 नंबर किया है वैसा ही बिल्कुल 18 नंबर आपको कर देना है, ठीक है। और इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो आज हम लोग मैथ में इतना ही रख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्धमान और ह्रासमान फलन के इंट्रोडक्शन को करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।